नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 9 पार्ट 1 से लेकर 8 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में आई बटन दे रखा है, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो की अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था और दोस्तों कल ही मैंने टेलीग्राम पे बिहार दरोगा का पेपर आपको भेजा था। आपने देखा नहीं है तो जल्दी से देख लीजिएगा। तो उसमें रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया था, कब मनाया जाता है। बेसिकली ये मनाया जाता है 8 मार्च को, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में इसकी थीम क्या रही थी, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम रही थी वो रही थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, याद रखिएगा। आप फोटो में भी देख सकते हैं। ये 8 मार्च 2020 को हर साल मनाया जाता है और इस बार की थीम रही मैं जनरेशन इक्वलिटी, महिलाओं के अधिकार को महसूस कर रही हूँ, ये इसकी थीम रही। तो दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है महिला दिवस? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल से आते हैं और करंटली यूएन के मेंबर हैं 193। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया। तो दोस्तों ये स्थित है जेनेवा बेसिकली स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस बार इसकी जो थीम रही थी वो रही थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ या मोर देन एवर। तो ये इसकी थीम रही थी क्योंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा था। लाखों जो श्रमिक हैं वो घर से बेघर हो गए थे, उन्हें रोजगार भी नहीं मिल रहा था। तो उस लिहाज से भी उन्होंने ये थीम भी रखी थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो दोस्तों जो थीम बेसिकली बेस्ड थी वो चाइल्ड लेबर पर ही इनकी बेस्ड थी। तो दोस्तों अगर मैं श्रम संगठन की बात करूं, डायरेक्टर जनरल कौन है? गई राइडर है, याद रखेगा। हेडक्वार्टर स्थित है इसका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मेंबर है इसके 187 और ये स्टैब्लिश हुआ था 11 अप्रैल 1919 को, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों बेसिकली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कोच हैं वो है ग्राम रीड, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है ग्राम रीड। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के हॉकी प्लेयर हैं और करंटली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राम रीड, याद रखिएगा। ये पूछा गया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। साथ के साथ अगर मैं वुमेन हॉकी कोच बताऊं तो दोस्तों वो हैं जोअर्ड मरिजने। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, जोअर्ड मरिजने, जो कि नीदरलैंड के हॉकी प्लेयर हैं और करंटली वुमेन हॉकी कोच हैं, याद रखेगा। महिलाएं हॉकी टीम के कोच हैं भारतीय, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जीसी मुर्मू, जिनको अगस्त 2020 में भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था, इससे पूर्व वह किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल प्रशासक थे? तो दोस्तों किसके थे? वो थे जम्मू कश्मीर के, याद रखेगा। जीसी मुर्मू, जिनका पूरा नाम क्या है तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जीसी मुर्मू शॉर्टकट में कहते हैं, किसी को पता है कमेंट में? तो कमेंट में ज़रूर बताएं जीसी मुर्मू का पूरा नाम क्या है। और दोस्तों हाल ही में ये केक बनाए गए हैं, याद रखेगा। पूछा गया था कौन से केक बनाए गए हैं? 14वें केक बनाए गए हैं, याद रखेगा। और ये भी याद रखना केक कौन से आर्टिकल में आता है? तो दोस्तों 148 से 151 आर्टिकल में, अनुच्छेद में ये आता है। और ये हाल ही में 14 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे। और दोस्तों अभी जब ये हट गए हैं जीसी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से, तो अब नए कौन बने? तो दोस्तों ये बने मनोज सिन्हा, याद रखेगा। ये नए गवर्नर है, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है जीएसके के मनोज सिन्हा, याद रखेगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन यूनियन टेरिटरी के रूप में कब किया गया था? डेट याद रखिएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, 31 अक्टूबर 2019 को। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक दिन था जो 2 यूनियन टेरिटरी को तोड़ा गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखेगा। करंटली यहाँ के गवर्नर है मनोज सिन्हा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा संस्करण के आयोजन की योजना है? तो दोस्तों आपको पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे, लेकिन यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में ये 4th जो संस्करण है उसके रूप में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको संस्करण पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे।
तो दोस्तों चौथा संस्करण की जो आयोजन की योजना है तो दोस्तों वो 2021 में होंगे, याद रखेगा। और जो अभी 2020 में हुआ था वो तीसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। तो 2021 में कहाँ होंगे, ये होंगे हरियाणा में, याद रखेगा, टोक्यो ओलंपिक के बाद। तो हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे, याद रखेगा। और 2020 में कहाँ हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो गुवाहाटी में संपन्न हुए थे, याद रखेगा। और गुवाहाटी में हुए थे संपन्न, तो दोस्तों उसमें महाराष्ट्र राज्य ने बाजी मारी थी, याद रखेगा आपको। और मस्कट कौन था गुवाहाटी 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण हुआ था, तो जया एंड विजय में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, याद रखेगा। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे, तो वो भुवनेश्वर में हुए थे इस साल, याद रखेगा। ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखना, भारत के खेल मंत्री कौन है, तो वो है किरण रिजिजू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में ईरान में तेहरान के इमाम खुमैनी विमानपत्तन से उड़ान के तुरंत बाद एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश हुआ जिसमें सवार 170 लोग मारे गए। यह वायुयान निम्नलिखित में से किसका था, तो ये यूपीएससी एनडीए परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों ये था यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का। इसका जो नाम था बेसिकली एयरक्राफ्ट टाइप था वो था बोइंग 737 8KB, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो ऑपरेटर था वो था यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये यूपीएससी एनडीए परीक्षा में पूछा गया था, याद रखिएगा। और हाल ही में इसका दुर्घटना जनवरी में हो गया था, इसमें 170 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, याद रखेगा। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO संगठन बना था, इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखेगा। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। और WHO की जो करंटली डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस अथानम, याद रखेगा। और इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की जो थीम रही थी वो रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स को हिंदी में दाइयाँ कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स की थीम रही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और हेल्थ डे से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, याद रखिएगा। और करंटली बेल्जियम जो है वो फीफा रैंकिंग में नंबर 1 भी आया है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन की, तो दोस्तों ये करंट अफेयर में था, क्योंकि जो पहले थे जो इंग्लैंड यूरोपीय संघ में शामिल था तो 28 मेंबर थे, अब इंग्लैंड निकल गया इससे, तो अब करंटली यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर बचे हैं, याद रखेगा। और यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेन, याद रख सकते हैं आप, ये इनकी फोटो है, ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, याद रखेगा। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया किस उपन्यास के लिए, तो दोस्तों यूके फॉरेस्ट में पूछा गया और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया, और भी कई एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों इन्हें जो मिला था ये कागज़ की नाम के लिए मिला था, आप फोटो देख सकते हैं, नासिरा शर्मा, और इनकी जो कृति थी उपन्यास था वो था कागज़ की नाव के लिए, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो दोस्तों यूके फॉरेस्ट में पूछा गया था ये, तो दोस्तों ये बना था उत्तराखंड, याद रखेगा। इसने अलग जो डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री होती है वो अलग से स्थापित किया था और ये पहला राज्य बना था पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला, उत्तराखंड, याद रखेगा। उत्तराखंड के करंटली गवर्नर कौन है, तो वो है बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के चेयरमैन कौन है, ये BO 2020 में पूछा गया था। दोस्तों बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था, इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है बेसिकली कहाँ स्थित है, ये एक एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों हो सकता है कि चेयरमैन भी पूछे जाए। तो दोस्तों हेडक्वार्टर स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, याद रखेगा। और इसके करंटली चेयरमैन है उपेंद्र त्रिपाठी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, याद रखेगा। तो दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है अभी, उपेंद्र त्रिपाठी, ये भी एग्जाम में पूछा गया करंट में, लेकिन ये 2019 में जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था, ठीक है।
करंटली अभी जो 2020 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन 2019 की जो परीक्षाएं हुई थी उनमें ये जरूर पूछा गया था चेयरमैन, याद रखेगा। उपेंद्र त्रिपाठी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यूपीपीसीएस एएफओ की परीक्षा में पूछा गया था, तो दो करंटली हैं रेखा शर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन बेसिकली आया था इनमें से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन नहीं रही। अगर आपको मैं दिखाऊं विकिपीडिया, तो दोस्तों ये चेयरमैन नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो यहाँ से लेके जयंती पाठक, मोहिनी गिरी, विभा, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास और ममता शर्मा और ललिता और रेखा शर्मा। रेखा शर्मा लास्ट है, यानी कि अभी करंटली इंक्यूबेंट है, यानी कि बनी हुई है, याद रखेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रेखा शर्मा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये करंटली चर्चा का विषय था। तो दोस्तों बेसिकली मैं बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मोनाको में स्थित है, याद रखेगा। और इसका जो पहले नाम था वो IAAF था, और वर्तमान में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, वर्ल्ड एथलीट कर दिया गया। और MPPCS में पूछा भी गया था, इसलिए क्योंकि करंट में इसने अक्टूबर 2019 में अपना नाम चेंज कर दिया था और रख दिया था वर्ल्ड एथलीट, और इसलिए पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में। करंटली इसके जो प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कृषि लागत और मूल्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपी ऑपरेटर एग्जाम में पूछा गया था, तो दोस्तों वो है विजय पॉल शर्मा। ठीक है, पाल नहीं है, पॉल है, विजय पॉल शर्मा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगर मैं कृषि लागत और मूल्य आयोग की बात करूं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, याद रखेगा। कृषि मूल्य आयोग नाम था 1965 में इसका। फिर 1985 में क्या हुआ, इसका नाम कर दिया कृषि लागत और मूल्य आयोग, याद रखेगा। करंटली इसके चेयरमैन है विजय पॉल शर्मा, याद रखेगा। और बेसिकली ये दोस्तों जो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसलें होती हैं उनको ये उन पर MSP ये निर्धारित करता है, याद रखेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करता है, याद रखेगा। और बेसिकली कितनी फसलों पर MSP जारी की जाती है? तो 24 फसलों पर MSP जारी की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिटॉल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये पूछा गया था IBPS SO एग्जाम में। तो दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा गया था एक्चुअली हमें पता नहीं है, लेकिन डिटॉल से ही पूछा गया था। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है डिटॉल किस ऑनर कौन है, डिटॉल का ऑनर कौन है, या ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं तो डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है फुंके अकिदिले बेलो, याद रखेगा। ये नाइजीरियन एक्ट्रेस हैं और इनका नाम है फुंके अकिदेले बेलो, याद रखेगा। और करंटली डिटॉल की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर मैं डिटॉल के ऑनर की बात करूं तो वो है रैकेट बैंक किसर, याद रखेगा। रैकेट बैंक किसर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंग्लैंड में स्थित है, स्लग में, याद रखेगा। और CEO है इसके लक्ष्मण नरसिम्हन, याद रखेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई CEO है वो भारतीय है इसमें, ठीक है। रैकेट बैंक किसर, और डिटॉल जो प्रोडक्ट बनाता है वो रैकेट बैंक किसर के द्वारा ही बनाता है, याद रखेगा, ठीक है। ऑनर है डिटॉल का रैकेट बेंस्केर, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंटली इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है फुंके अकिदेले बेलो। ये एक नाइजीरियन एक्ट्रेस हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी स्कीम किससे संबंधित है? SBI क्लर्क मेन एग्जाम में पूछी गई थी। तो दोस्तों ये है सिविल सर्वेंट से संबंधित है मिशन कर्मयोगी स्कीम। इसकी जो लॉन्चिंग ईयर है वो 2 सितंबर 2020 को ये लॉन्च की गई थी। और बेसिकली मिशन कर्मयोगी योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया, याद रखेगा। सिविल सर्वेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वेयर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो सीरम इंस्टीट्यूट काफ़ी चर्चा का विषय है क्योंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है। और दोस्तों ये SBI मेन एग्जाम में भी पूछा गया। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है पुणे में, याद रखेगा। और दोस्तों कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी वैक्सीन है यही इंडिया में डेवलप कर रहा है, याद रखेगा। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है पुणे में, याद रखेगा। करंटली इसके जो फाउंडर हैं या CEO हैं या प्रेसिडेंट हैं वो हैं आदर पूनावाला, याद रखेगा। फोटो देख सकते हैं, यह है आदर पूनावाला, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हु इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ टेस्ला? ये पूछा गया था SBI क्लर्क मेन एग्जाम 2020 में। तो करंटली जो CEO हैं टेस्ला के और फाउंडर है टेस्ला के वो हैं एलॉन मस्क, याद रखेगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है एलॉन मस्क। और इसके साथ साथ
ये स्पेस एक्स के भी सीईओ हैं, याद रखेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका जो नाम है वो एलोन मस्क है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो थी पार्ट 9, जो आपके जितने भी 2020 में परीक्षा हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन करंट अफेयर के पीछे गए हैं उससे जुड़े हुए हमने इस वीडियो में बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 10। तो दोस्तों पार्ट 1 से लेकर 9 तक अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड जीता था। और इस नौका का संचालन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जो भारत की आदित्य बोर्ड है, ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, आदित्य नाम है इसका, और इसे हाल ही में गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड मिला है। बेसिकली इस नौका का जो संचालन है, आप फोटो देख सकते हैं, ये बेसिकली केरल में नौका का संचालन किया जाता है, याद रखिएगा। और हाल ही में इसे गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसका नाम है आदित्य। और दोस्तों इसका संचालन किस राज्य में किया जा रहा है? ये वर्तमान में केरल में किया जा रहा है, याद रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है पिनारी विजयन, याद रखिएगा। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है मोहम्मद आरिफ खान, याद रखिएगा। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इस वीडियो की PDF फाइल या अन्य जितनी भी अपलोडेड PDF फाइल है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 107वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों ये पूछा गया था SSC JEE एग्जाम में। इसकी जो थीम थी बेसिकली वो थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, इसकी थीम पूछी गई थी दोस्तों। और दोस्तों ये और मैं बता दूं ये कहाँ आयोजित हुआ था? 107वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस बेसिकली ये जनवरी में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये आयोजित हुआ था कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। और दोस्तों अगला 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न होंगी 2021 में? तो दोस्तों वो महाराष्ट्र में पुणे में आयोजित होगी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस साल की इसकी जो थीम थी वो थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका संस्करण जरूर याद रखना, 108वां संस्करण है जो कि 2021 में आयोजित होगा पुणे में, याद रखेगा। और जो 2020 में आयोजित हुआ था वो 107वां संस्करण था। इसकी थीम रखी गई थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया? SSC JEE एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों ये किया था तेलंगाना राज्य ने, याद रखेगा। तेलंगाना राज्य का जो गठन है 2 जून 2014 को ये गठित हुआ था, याद रखेगा। और दोस्तों इसने तेलंगाना ने ही वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया है, ये वर्ष 2020 का वर्ष। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ के करंटली जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है तेलंगाना राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, राजधानी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2019 किस देश ने जीता? SSC एग्जाम 2020 में पूछा गया है दोस्तों। बेसिकली डेविस कप 2020 में आयोजित नहीं हुआ है, ये 2000 लास्ट जो एडिशन था वो 2019 का था। ये SSC JEE एग्जाम में पूछ लिया। तो बेसिकली ये जीता स्पेन ने, याद रखिएगा, स्पेन ने जीता है। और ये डेविस कप किससे संबंधित है? स्टैटिक GK में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है, याद रखेगा। स्पेन ने कनाडा को हराकर डेविस कप अपने नाम किया, ठीक है। डेविस कप 2019 में स्पेन ने किसे हरा दिया था? कनाडा को हरा दिया था और डेविस कप जीत लिया था, याद रखेगा स्पेन ने। स्पेन के दोस्तों एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? चलिए मैं बता दूं, स्पेन के हैं राफेल नडाल, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पूछा जाता है राफेल नडाल जो टेनिस खेलते हैं वो किस देश से संबंधित है? तो वो स्पेन से ही है, याद रखेगा। और हाल ही में इन्हीं की टीम ने डेविस कप 2019 अपने नाम किया।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों ये होंगे ब्रिटेन में, याद रखिएगा। ब्रिंगिंगम 2022, आप फोटो देख सकते हैं। तो ब्रिंगिंगम 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दोस्तों पहले ये हो रहे थे दक्षिण अफ्रीका ने, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे ये जो राष्ट्रमंडल खेल है, लेकिन अब होंगे 2022 में ब्रिटेन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई? एआरओ एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो घोषणा की गई, ये प्रेरक दौड़ सम्मान की गई, याद रखिएगा। तो दोस्तों हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भी निकाला था, जिसमें इंदौर सिटी ने टॉप किया था। ठीक है, आगे ही क्वेश्चन लाऊंगा मैं इससे एमसीक्यू संबंधित। तो दोस्तों प्रेरक दौड़ सम्मान की नई घोषणा की है। बेसिकली प्रेरक दौड़ सम्मान पर्यावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। ये पूछा गया था यूपीपीएससी एआरओ की परीक्षा में, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो खाली प्रेरक दौड़ सम्मान है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी घोषणा किसने करी थी? तो ये भारत के हरदीप सिंह पुरी हैं, आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। इन पर करंटली स्वतंत्र प्रभार है, आप फोटो देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी। और साथ के साथ दोस्तों इन पे जो ये नागर विमानन मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। और साथ के साथ आवास शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। तो दोनों मंत्रालय इन्हीं के अंडर है, याद रखिएगा। तो हाल ही में 2021 के तहत प्रेरक दौड़ सम्मान पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO द्वारा वर्ष 2019 के लिए मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था महाराष्ट्र राज्य को, याद रखेगा। और वर्ष 2019 में मृतक अंगदान यानी कि जो मर जाते हैं और उनका जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे आँख हो गई, हार्ट हो गई, उनका जो मृतक का जो अंगदान होता है, उसमें सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा वो महाराष्ट्र, याद रखेगा। महाराष्ट्र में बात करूं तो यहाँ जो जगह हैं, रीजनल एरिया है, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, ये शीर्ष प्रदर्शन देखने वाले क्षेत्र है महाराष्ट्र में, याद रखेगा। महाराष्ट्र के करंटली मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेगा। कोई मुझे राजधानी बता सकता है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों ये पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? आपने राज्य तो पढ़ा होगा, केंद्र शासित कौन बना था? तो दोस्तों ये बनी थी पांडिचेरी, याद रखिएगा। पांडिचेरी बनी थी। और पांडिचेरी में ही हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य में ही पड़ता है पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी। और दोस्तों यहाँ अभी निवार तूफान भी आया था, मैंने बताया था आपको वीडियो में, ठीक है, निवार तूफान भी आया था यहाँ। तो दोस्तों हाल ही में पांडिचेरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने जो प्रस्ताव पारित किया था वो किया था 12 फरवरी 2020 को, और ये किसके द्वारा किया गया था? पांडिचेरी विधानसभा द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं राज्य की विशेष की बात करूं तो प्रथम जो राज्य था पांडिचेरी से पहले प्रस्तावित करने वाला राज्य विशेष की, तो वो था केरल था, उसके बाद आया था पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कब देश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना किए जाने की योजना है? तो ये बैंक के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो ये जो योजना है ये 2025 योजना है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं डिटेल में। वर्तमान भारत की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? तो वो है 53.5 मिलियन टन, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसे दुगना करना है तो दुगना इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो करीब 107 मिलियन हो जाएगा। 108 मिलियन टन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता दुगनी करने की योजना है। कब तक? वर्ष 2025 तक, याद रखेगा। टारगेट जो मिलियन टन है ये भी आपको याद रखना। भारत सरकार ने 108 मिलियन टन की घोषणा की है कि हम 2025 तक इस क्षमता को दुगनी कर लेंगे, याद रखेगा। और करंटली कितनी है? 53.5 मिलियन टन है भारत के पास, याद रखेगा। अगर मैं वर्तमान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता देखूं भारत में तो कितनी है? लगभग 394 ग्राम प्रतिदिन है, याद रखेगा। तो भारत में करीब एक व्यक्ति प्रतिदिन 394 ग्राम दूध पीता है। तो ये आंकड़े हैं भारत में वर्तमान के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार दिया गया था? जेईई एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को, आप फोटो देख सकते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित हुआ था भारत विचार सम्मेलन 2020। ये गुजरात के नर्मदा जिले में
आयोजित हुआ था दोस्तों भारत विचार सम्मेलन 2020। और इसी सम्मेलन में ही जो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं गवर्नर की बात करूं असम के करंटली कौन है, तो वो है जगदीश मुखी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2020 में किस देश ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों भारतीय मूल की नर्स हैं, क्या नाम है इनका, फोटो देख सकते हैं। इनका जो नाम है कला नारायण स्वामी, याद रखेगा। और इन्हें सम्मानित किया गया तो किस देश ने कोरोना महामारी के दौरान ये फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर ये जो नर्स थी इन्हें सम्मानित किया था? तो ये सिंगापुर ने किया था, याद रखिएगा। सिंगापुर ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था कला नारायण स्वामी को। ये भारतीय मूल की नर्स है, ये पूछा भी गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये सिंगापुर ने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया था ये फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल यानी कि कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? यूपीएससी एआरओ एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों वो होती है निगम कर से। मैं दोस्तों एक चार्ट लाया हूँ, आप देख सकते हैं जो प्राप्त आय है, सर्वाधिक आय किससे होती है। अगर मैं बात करूँ उधार एवं अन्य देयताएं तो वो 20% होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था एग्जाम में, याद रखेगा। अगर अगला मैं बात करूँ तो निगम कर से होती है 18%, तो यही ऑप्शन था इसमें, यही बिल्कुल सही होगा। अगर जीएसटी की बात करूं तो इसका भी 18% आय प्राप्त हुई थी भारत सरकार को, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। आयकर बात करूं इनकम टैक्स से 17%, और जो भिन्न तरीके से जो राजस्व रेवेन्यू है उसमें 10%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% मिलता है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 6% नहीं, और सीमा शुल्क से 4% प्राप्त हुआ। तो सबसे ज़्यादा बेसिकली किससे हुआ? उधार एवं अन्य देयताएं से, लेकिन ऑप्शन नहीं था। आप लगाएंगे, अगर आपके में ऑप्शन आएगा तो उधार एवं अन्य देयताएं लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा उसके बाद हुआ निगम कर और जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर से, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया एजीमाला में, फोटो देख सकते हैं। एजीमाला में ये सबसे बड़े भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा का ये शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कहाँ किया गया? ये भारतीय नौसेना एकेडमी एजीमाला, जो कि केरल में पड़ता है, वहाँ पर ये नौसेना का सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का ये शुभारंभ किया गया, याद रखेगा। किसने उद्घाटन किया? तो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इसका उद्घाटन किया। इसकी जो क्षमता है वो 3 मेगावाट है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ किया गया? एजीमाला, केरल में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2020 में ही किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये किया रूस ने, याद रखेगा। तो ये सफल परीक्षण करने वाला देश है रूस, याद रखेगा। और पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट इंजन का रूस ने सफल उड़ान परीक्षण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंजन का जो नाम था, याद रखेगा, इंजन का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो था MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन का नाम था। और हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है रूस के करंटली राष्ट्रपति कौन है? चलिए मैंने बता दिया, व्लादिमीर पुतिन है, याद रखेगा। और दोस्तों कोई मुझे बता सकता है रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और राजधानी, दोनों मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में किस खेल व्यक्तित्व को वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ये गलत लग गया है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर, गलत लग गया, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया विश्वनाथ आनंद को। फोटो देख सकते हैं, विश्व आनंद जो कि 5 बार के विश्व चैंपियन विजेता हैं, यानी कि विश्व शतरंज चैंपियन है, याद रखेगा। और हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के आयोजन को स्थगित कर दिया गया। यह सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित था? तो दोस्तों 2020 में कोरोना वायरस को देखते हुए COP26 के जो आयोजन स्थल है उसे कैंसिल कर दिया गया। ये जो COP26 है ये कहाँ होना था? तो दोस्तों ये स्कॉटलैंड में ग्लासगो में होना था, याद रखेगा। और दोस्तों
अब ये होगा अगले साल यानी कि 2021 में, करीब 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच ये होगा ग्लासगो में, याद रखिएगा। ग्लासगो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। कोई मुझे बता सकता है स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? मैंने कई बार आपको एग्जाम में ही बताई है, वीडियो में भी बताइए स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, पिछली वीडियो में ही बताई थी, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों 2019 का देख लेते हैं कहाँ हुआ था, COP25। तो COP25 का आयोजन वर्ष 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। अब 2021 में कहाँ होगा? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया? याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग में 2020 में। तो दोस्तों ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग आई थी, ये इंदौर ने टॉप किया, याद रखेगा। यानी कि भारत की जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है इंदौर। इंदौर के बाद में बात करूं तो कौन आया? इंदौर के बाद आया सूरत, फिर आया मुंबई, याद रखेगा। इंदौर जो बेसिकली स्वच्छ सिटी आई थी वो 10 लाख से ऊपर आबादी में आई थी, याद रखेगा। 10 लाख से ऊपर आबादी में आई थी। अगर मैं 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में देखूं सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो दोस्तों वो रहा था छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, याद रखेगा। ये 1 से 10 लाख आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। अगर मैं 10 लाख से ऊपर बात करूं जनसंख्या में, आबादी में, तो दोस्तों उसमें आया था ये इंदौर, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों करंटली ये जो रैंकिंग है ये कौन जारी करता है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग? तो दोस्तों ये जारी करता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। करंटली कौन है अभी? तो दोस्तों वो हैं हरदीप सिंह पुरी, याद रखेगा। कौन है? हरदीप सिंह पुरी, याद रखेगा। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ क्वेश्चन में कि भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्री कौन है, तो वो है हरदीप सिंह पुरी। और करंटली इन पे जो सिविल एविएशन का भी चार्ज है, यानी कि दोनों मिनिस्ट्री के ये दोनों इंडिपेंडेंट चार्ज है इन पर, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकला था 2020 में, याद रखेगा। और ये विपो के द्वारा निकाला गया, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें भारत का जो स्थान आया था वो 48वां आया था, याद रखेगा। और इसमें जो टॉप्ड कंट्री थी वो स्विट्जरलैंड थी, उसके बाद स्वीडन थी, फिर यूएसए थी, फिर यूके थी और नीदरलैंड थी, ठीक है। लेकिन हमें केवल टॉप्ड कंट्री याद करनी है, तो वो रही थी स्विट्जरलैंड। और भारत का जो स्थान आया था 2020 में वो 48 आया था। अगर मैं 2019 की रैंकिंग देखूं इसी में, तो भारत की जो रैंकिंग थी 2019 में वो 52वीं थी। लेकिन करंटली 2020 में जो रैंकिंग है वो 4 पायदान नीचे आके भारत 48वीं पोजीशन पर आ गया, याद रखेगा। यानी कि 4 अंकों का पोजीशन का सुधार किया भारत ने। तो भारत 2020 में 48वें स्थान पर रहा, टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, याद रखेगा। निकाला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न अभिनेताओं में से किसे 66वां दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला? तो दोस्तों मैंने आपको बताया आपको संस्करण जरूर याद रखना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन होता है तो संस्करण अनदेखा मत कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो 66वां दादा साहेब फाल्के सम्मान किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला भारत के जो महत्वपूर्ण एक्टर हैं, यानी कि सदी के महानायक हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में 66वां दादा साहेब सम्मान मिला था, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक अवार्ड और दिया गया था बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का। तो दोस्तों ये मिला था उत्तराखंड को, याद रखिएगा। यानी कि बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो वो है उत्तराखंड। और दोस्तों इसी अवार्ड में 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था हेल्लारो को, याद रखेगा। हेल्लारो जो कि एक गुजराती मूवी है, काफ़ी बार 2019 के एग्जाम में पूछी गई थी। और इसे जो डायरेक्ट किया है वो अभिषेक शाह ने किया है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 66वां दादा साहेब फाल्के सम्मान किसे मिला? तो बोला अमिताभ बच्चन को, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था भाग 10 जो कि 2020 में जितनी भी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर भाग 10। दोस्तों भाग 1 से 9 अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा। और दोस्तों जल्दी से मैं 1 से 10 पार्ट तक एक मास्टर वीडियो लाने वाला हूं, उसे देखना नहीं भूलना। मिलते हूं मैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 11। तो दोस्तों पार्ट 1 से 10 अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की स्थापना कहाँ की जा रही है? बैंक 2020 में पूछा गया था दोस्तों ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों, अगर आप टिक लगाना चाहें तो मैं थोड़ा 3 से 4 सेकंड आपको दूंगा सोचने के लिए, ठीक है, इससे आपका क्विज भी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है चलकारे, कर्नाटक। ये चलकाकेरे जो कि कर्नाटक में स्थित है, और यहीं पर भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, याद रखेगा। बेसिकली ये गगनयान प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है और ये कर्नाटक के चलकेरे में ये स्थापना की जा रही है, याद रखेगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये चलकेरे बेसिकली चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक में, याद रखेगा। और क्यों किया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ट्रेनिंग की या प्रशिक्षण की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, कौन है? के सिवान है, याद रखिएगा। और दोस्तों कब स्टैब्लिश हुआ था इसरो? 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? दोस्तों हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है दोस्तों गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात में की जा रही है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी, और इनके द्वारा गांधीनगर में एक बाल नवाचार महोत्सव आयोजित हुआ था। उसमें ये घोषणा की गई थी कि गुजरात राज्य विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा, याद रखेगा। अभी जो गुजरात में बाल नवाचार महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद तथा यूनिसेफ के द्वारा ये गुजरात में ही किया गया था, याद रखेगा। और हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में ये आयोजित हुआ था बाल नवाचार महोत्सव, और यहीं ये घोषणा की थी कि गुजरात विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा भारत के किस संस्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये IIT मुंबई से संबंधित है, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार बांटे गए, 2020 बांटे गए, और युवा कैरियर पुरस्कार 2020 अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। आप देख सकते हैं फोटो, यह यंग कैरियर अवार्ड इन्होंने जीता नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोस्तों किसने दिया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया, DST डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार के अंदर आता है। और सौरभ लोढ़ा जी को ये अवार्ड मिला, याद रखेगा। ये बेसिकली IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का शुभारंभ किया? दोस्तों कई बार नाबार्ड में ही पूछा गया है, और UPPCS की एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो याद रखिएगा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा, इसका जो उद्घाटन किया गया दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में। कहाँ किया गया? ये चिम्सफोर्ड क्लब में किया गया, याद रखिएगा। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है देश में ऊर्जा क्षमता तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। और बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के सहयोग से ये की, याद रखेगा। और दोस्तों भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? याद रखेगा, वो हैं RK सिंह, और उन्हीं ने ही ये सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का शुभारंभ किया। कहाँ पर? दिल्ली में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में हेलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को किस पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से चुना गया? तो दोस्तों ये जो इन्हें अवार्ड मिला, फोटो देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड पे है ग्रेगरी मार्गुलिस है, और जो राइट हैंड पे है वो है हेली फुर्स्टेनबर्ग, याद रखेगा। और 2020 में इन्हें, मार्च 2020 में इन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा एबल पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है एबल पुरस्कार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई एग्जाम में पूछा गया था। और गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए बेसिकली एबल पुरस्कार दिया जाता है। और जो प्राप्तकर्ता थे हिलेल फुर्स्टेनबर्ग, जो कि हिब्रू विश्वविद्यालय इमाइल से आते हैं, और जो ग्रेगरी मार्गुलिस हैं ये येल विश्वविद्यालय यूएसए से आते हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से एबल पुरस्कार 2020 मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु संपन्न हुआ, यह किससे संबंधित था? तो दोस्तों एक ऑपरेशन पूछा जा रहा है हमेशा एग्जाम में, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो दोस्तों ये जो संबंधित था वो विदेशों से भारतीयों को वापस लाने से। तो दोस्तों कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा था और वैश्विक महामारी कोविड-19 के द्वारा विदेशों से भारतीयों को वापस लाना था, इसलिए भारतीय नौसेना ने ये ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया, याद रखिएगा। आयोजक कौन था? भारतीय नौसेना था। इसमें जो जहाज गए थे जलाश्रु गया था, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, एक एरावत गया था, शार्दुल गया था, मगर गया था। ये तीनों ही लैंडिंग शिप टैक हैं। इन्होंने इस मिशन में सम्मिलित भाग लिया था, याद रखिएगा। ये शिप है बेसिकली नौसैनिक शिप है और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था विदेशों से भारतीयों को वापस लाना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मार्च 2020 में किस भारतीय पर्वतारोही को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में स्थान मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये मिला सत्यरूप सिद्धार्थ। आप देख सकते हैं फोटो, ये हैं सत्यरूप सिद्धार्थ और हाल ही में मार्च 2020 में इन्हें लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में चुना गया। सत्यरूप सिद्धार्थ इनका नाम है। बेसिकली ये संबंधित है, ये भारतीय पर्वतारोही हैं और ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, याद रखिएगा। और हाल ही में मार्च 2020 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जून 2020 में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस या UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर यानी कि गरीबों का गुडविल एम्बेसडर पुरस्कार से नियुक्त किया? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया, याद रखिएगा। गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर एक एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किस भारतीय को किया है? तो दोस्तों ये किया एम नेत्रा को। फोटो देख सकते हैं, ये है एम नेत्रा। क्यों कराए, इनका क्या योगदान था? तो दोस्तों योगदान देख लेते हैं। बेसिकली इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए बचाए गए 5 लाख रुपए जो थे वो लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों पर खर्च कर दिए, इसलिए यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त कर दिया। एम नेत्रा ये एक 13 वर्षीय छात्रा हैं, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं और बेसिकली ये मुद्देर तमिलनाडु से भी आ सकती हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC में कि ये एम नेत्रा किस राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। तमिलनाडु मुद्देर से मदुरई से संबंधित है, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल बंद रहने के मद्देनजर छात्राओं को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु एक टू खेलो एक टू पढ़ो, जिसका मतलब होता है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, नामक योजना शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों ये की त्रिपुरा सरकार ने, याद रखिएगा। त्रिपुरा सरकार ने घोषणा की। त्रिपुरा के करंटली गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, याद रखिएगा, जो कि BJP से संबंधित है। और ये शुरू करने वाला कौन सा राज्य था? तो त्रिपुरा था। एक तो खेलू एक तो पढ़ो योजना का अर्थ होता है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, याद रखिएगा। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था वो मोबाइल फ़ोन पर SMS और WhatsApp के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करना लॉकडाउन के दौरान, याद रखिएगा। तो त्रिपुरा सरकार ने चलाई थी ये मुहिम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में स्थित पुलिस थाने को भारत का सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया हिमाचल प्रदेश में स्थित है पुलिस थाना। इसका जो नाम है आप फोटो देख सकते हैं, पुलिस थाना नादौन पुलिस थाना इसका नाम है और ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। होम मिनिस्ट्री भारत सरकार ने ये सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया पुलिस थाना नादौन को, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो नाम है ये भी ध्यान रखना, थाने का नाम क्या है? तो ये नादौन पुलिस थाना, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, जो कि BJP से आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 फरवरी 2020 को विश्व भाषा डेटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण में
बोली जाने वाली भाषाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इनमें किस भाषा को वर्ष 2019 में विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बताया गया? तो दोस्तों बेसिकली 2019 तक सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है उसकी रिपोर्ट फरवरी 2020 में पेश की गई। तो वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज़्यादा अधिक बोलने वाली जो भाषा है वह हिंदी, याद रखेगा। हिंदी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाला भाषा है, याद रखेगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो अब अंग्रेजी है। पहले चीनी मंदारिन थी, अब मंदारिन दूसरे नंबर पे आ गई है। पहले पे अंग्रेजी आ गई है, उसके बाद आ गई है चीनी मंदारिन और तीसरे नंबर पे हिंदी, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर मैं वर्ल्ड में 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा देखूं तो वो है बंगला, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बंगला लैंग्वेज, ये करीब 228 मिलियन लोग बोलते हैं, याद रखेगा। एथनोलॉग एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, याद रखेगा, MWC कहते हैं इसे शॉर्टकट में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन 2020 को रद्द कर दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना था या कहाँ प्रस्तावित था? तो दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बेसिकली कोरोना वायरस का पीरियड आ गया और उस दौरान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन का जो 2020 का जो आयोजन है वो रद्द कर दिया गया। इसका जो आयोजन होना था वो बार्सिलोना में आयोजित होना था, याद रखेगा। बस बार्सिलोना कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों स्पेन पे पड़ता है, याद रखेगा। कहाँ पर? स्पेन में। इसका जो रद्द करने का बेसिकली जो कारण था वो बढ़ती कोरोना वायरस संबंधी चिंता हो गई थी, इसलिए रद्द करना पड़ा। और इसका आयोजन स्थल था बार्सिलोना, स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, याद रखेगा। और ये जो संगठन था ये कौन कराता है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो दोस्तों ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन या GSMA कहते हैं, तो ये संस्था इसे आयोजित कराती है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को, याद रखेगा। और बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन है, टेक्नोलॉजी समिट है, याद रखेगा, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेन बार्सिलोना में ये आयोजित होगा 2021 में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में किस राज्य की सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये निर्णय लिया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, याद रखेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये आपके लिए होमवर्क है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर कौन है। बेसिकली जो गोधन न्याय योजना थी इसका जो उद्देश्य था वो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ये छत्तीसगढ़ सरकार ने यानी कि भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के किस रेलवे जोन को भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये दक्षिण मध्य रेलवे को किया गया है। इंग्लिश में कहते हैं इसे साउथर्न सेंट्रल रेलवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रेलवे जोन को भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ जोन घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो सिकंदराबाद में स्थित है, याद रखेगा। और ये भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन बन गया है। तो दोस्तों इसमें जो स्टेशन शामिल है यानी कि 13 स्टेशन शामिल है टोटल। दक्षिण मध्य रेलवे ने 13 स्टेशनों को ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों में परिवर्तित किया है और ये ही भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ दक्षिण मध्य रेलवे घोषित किया गया है, याद रखेगा। ये भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ है। और इंडिया में जो चीज़ पहले होती है ना वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में स्थान प्रौद्योगिकी विशेष टॉम द्वारा जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में ट्रैफिक के मामले में भारत का कौन सा शहर विश्व का सबसे खराब शहर है ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, याद रखेगा। तो दोस्तों टॉम एक संस्था है और ये इंडेक्स जारी कर दिया द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खराब शहर है ट्रैफिक के मामले में वो रहा बेंगलुरु, याद रखेगा। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और ये ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे खराब शहर है बेंगलुरु, याद रखेगा। अगर मैं दूसरे और तीसरे शहर की बात करूं तो दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, याद रखेगा। और तीसरे पर रहा बोगोटा जो कि कोलंबिया में स्थित है, याद रखेगा। तो ये वर्ल्ड की पहली दूसरी तीसरे सबसे खराब शहर है ट्रैफिक के मामले में, याद रखेगा। और भारत का शहर नंबर 1 आया है विश्व का सबसे खराब शहर में ट्रैफिक के मामले में बेंगलुरु, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल चेस ओलंपियाड 2020 किसने जीता? ये हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो दोस्तों ये जीता भारत और रूस ने, याद रखेगा। दोनों देशों ने, भारत और रूस ने ये जीता। और बेसिकली ये जो प्रतियोगिता थी ये ऑनलाइन माध्यम से हुई थी, याद रखेगा। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, सर्वर इशू आ गया और इस प्रतियोगिता को
ड्रॉ करना पड़ा और साथ के साथ इस प्रतियोगिता में इंडिया और रशिया को दोनों को विनर घोषित कर दिया गया, याद रखिएगा। तो ये हाल ही में दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पूरा नाम होता है 2020 फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड और इंडिया और रशिया इसमें विनर रहे थे। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाई थी बुकर पुरस्कार पे स्पेशल अलग से दोस्तों। उसमें बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल और खाली बुकर पुरस्कार 2020 दोनों उसमें जो अवार्ड थे दोनों सम्मिलित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और यही एग्जाम में पूछी भी गई थी। तो दोस्तों हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला डगलस स्टुअर्ट को, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं। इनकी जो बुक थी उसका नाम था शगी बेन, याद रखिएगा, शगी बेन। और ये किसने लिखी थी? ये डगलस स्टुअर्ट ने लिखी थी, याद रखिएगा। डगलस स्टुअर्ट जो है वो स्कॉटिश अमेरिकन राइटर है, याद रखिएगा। आपको ये भी रखना है याद कि स्कॉटिश अमेरिकन राइटर हैं और हाल ही में उनकी पुस्तक शगी बेन को बुकर पुरस्कार 2020 मिला, याद रखिएगा। दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा पहले बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, मैन जो इसमें जो बुकर पुरस्कार के पीछे मैन जो जुड़ता है ना दोस्तों वो एक स्पॉन्सरशिप है, याद रखिएगा। अब 2019 में ये खत्म हो गई है स्पॉन्सरशिप, इसलिए इस बार 2020 में से खाली बुकर पुरस्कार 2020 ही कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? ये मिला डगलस स्टुअर्ट को, याद रखिएगा। इनकी जो बुक थी शगी बेन थी। और दोस्तों पहला बुकर पुरस्कार किसे मिला था? 1969 में मिला था PH न्यूबाई को, याद रखिएगा। कौन सी बुक के लिए? समथिंग टू आंसर फॉर, ये बुक थी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। बेसिकली जो क्वेश्चन था तो ये पूछा गया था आर्थिक मामलों के सचिव कौन है करंटली। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली पुलिस एग्जाम में। तो इससे संबंधित मैंने सारे फैक्ट आपको क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों तरुण बजाज जो है वो आर्थिक मामलों के सचिव हैं, याद रखिएगा। अजय भूषण पांडे हैं वो वित्त सचिव हैं अभी करंटली। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, याद रखिएगा। और बेसिकली पूछा कथन सही नहीं है तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो निर्मला सीतारमण है, याद रखेगा। अमित शाह गृह मंत्री हैं, याद रखेगा। तो यही कथन इसका सही नहीं है। बाकी ABC जो कथन है ऊपर के ये तीनों ही सही है, रट लीजिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, अजय भूषण पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था तो ये मिला डॉक्टर रतन लाल को, डॉक्टर रतन लाल को मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इससे संबंधित एक चीज और बता दूं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर के दिन। और दोस्तों इनकी जो अचीवमेंट रही थी इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन की वजह से इन्हें 16 अक्टूबर को आयोजित विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में डॉक्टर रतन लाल जी को मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों 1987 में पहला अवार्ड मिला MS स्वामीनाथन ने, याद रखिएगा। और विश्व खाद्य पुरस्कार के जनक कौन थे? तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है MS स्वामीनाथन ने भारत में क्या किया था ऐसा कि उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था? तो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों MS स्वामीनाथन की इनकी जो बेटी हैं, पुत्री हैं, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, याद रखिएगा। और जो करंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट के पद पर बरकरार हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला मैरी लुकास को, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दोस्तों एक तो होता है बुकर पुरस्कार 2020, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी और जब से ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मिलने चालू हो गए। तो दोस्तों हाल ही में ये मिला मैरी लुकास को, याद रखिएगा। अगर इनकी मैं फुल फॉर्म देखूँ नाम की तो वो है मैरी लुकार रिजनेबिल्ड, याद रखिएगा। ये डच राइटर हैं, यानी कि नीदरलैंड देश से आती हैं, फोटो देख सकते हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मिला। तो दोस्तों किस बुक के लिए मिला? ये मिला डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए, याद रखिएगा। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे और दिल्ली पुलिस एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, रेलवे की परीक्षा आने वाली है उनमें भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ट्रांसलेटर कौन है इनके, याद रखिएगा। बेसिकली इन्होंने जो द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग बुक लिखी ना वो डच भाषा में लिखी थी, लेकिन जो बुकर पुरस्कार मिलता है वो इंग्लिश लेखिका को मिलता है, यानी कि इंग्लिश में नोवेल होगा जब भी आपको पुरस्कार मिलेगा। तो इसके लिए जो माइकल ह्यूस्टन है उन्होंने
डच भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, याद रखिएगा। तो इनकी ट्रांसलेटर कौन हुई? माइकल ह्यूस्टन, याद रखिएगा। बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो अवार्ड मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में, जो राशि होती है ये दोनों के बीच आधी आधी हो जाती है, यानी कि आधा पैसा मैरी के लुकास को गया और आधा पैसा माइकल ह्यूस्टन को गया। तो हाल ही में किसे मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? मैरी लुका रिजनेबिल्ड को, डच लेखिका है, नीदरलैंड देश से आती हैं। और किस बुक के लिए मिली? द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी जो ट्रांसलेटर रही थी वो माइकल ह्यूस्टन रही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण टॉप 20 MCQ जो कि रिलेटेड थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। जितने भी परीक्षा थी दोस्तों सब में पूछे गए थे, और आगामी जितने भी रेलवे की परीक्षा हो, चाहे दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 से 10 तक सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए करंट अफेयर 2020 की, और देखते रहिए दोस्तों। हमारी वीडियो से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको एग्जाम में मिलेंगे, और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो मिल भी रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 12। पार्ट 1 से लेकर 11 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर आई बटन दे रखा, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये ऐसे कहते हैं CMFRI सिम्फ्री, द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य मात्रा के आधार पर शीर्ष पर है? तो ये हाल ही में रैंकिंग जारी की गई दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके क्लर्क में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों तमिलनाडु, याद रखेगा। तमिलनाडु जो कि शीर्ष मछली उत्पादक राज्य है, और कम से कम 7.75 लाख टन ये उत्पादन करता है मछलियों का। और दोस्तों अगर मैं दूसरे राज्य की बात करूं तो दूसरे पे आता है गुजरात, और तीसरे पे आता है केरल, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर वर्ल्ड का सिनेरियो देखूं मैं, वर्ल्ड में प्रोडक्शन में कौन है समुद्री मछली का, तो दोस्तों वो है चाइना, याद रखिएगा। बेसिकली हमें वर्ल्ड लेवल पे जो पहली कंट्री है वो याद रखना है, और भारत में जो राज्य सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो याद रखना है। तो भारत में तमिलनाडु है समुद्री मछली के उत्पादन में, और वर्ल्ड में चाइना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया? याद रखिएगा। अब 800 किलोमीटर सड़क उत्तर प्रदेश में कही जाएंगी हर्बल सड़क, याद रखिएगा। तो ये जो राज्य बन गया है 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है, ये उत्तर प्रदेश ने राज्य ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी टू हैव 800 किलोमीटर हर्बल बेल्ट, याद रखिएगा। और दोस्तों किसने घोषणा करी इसकी? तो दोस्तों डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यूपी के वो आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, साथ के साथ ही मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और सड़कों की लंबाई होगी 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर को हर्बल सड़कों में चेंज किया जाएगा। बेसिकली फैक्ट में देख लेते हैं क्या है। तो इन हर्बल सड़कों में क्या किया जाएगा, इनके चारों ओर या दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, याद रखिएगा। और यूपी टू हैव 800 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश ने ऐलान किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर के लिए उपयोग विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? यानी कि इलेक्ट्रीफाई रेल टनल, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल है। आप फोटो देख सकते हैं, अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो डबल स्टैक ट्रेन कैसी लगती है, तो आप देख सकते हैं कंटेनर है एक के ऊपर एक। तो ऐसी सुरंग बनाई गई है दोस्तों, कहाँ पर ये बनाई गई है? हरियाणा में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। FCI राजस्थान दोनों परीक्षाओं में पूछा गया, और आगामी जितनी परीक्षाएं सब में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये विश्व का पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कौन से राज्य में किया? ये हरियाणा में सोहना क्षेत्र में किया गया,
और दोस्तों ये परियोजना किसने चलाई? ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, आप फोटो देख सकते हैं, DFCCIL के द्वारा ये परियोजना चलाई जा रही है। और सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो 1 किलोमीटर सुरंग की लंबाई होगी। और दोस्तों इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर के रेवाड़ी दादरी खंड में हरियाणा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अब दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्री हटा दिया है। अब केवल ह्यूमन जो HRD मिनिस्टर है, अब उसको केवल शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, याद रखिएगा। और रमेश पोखरियाल हैं भारत के शिक्षा मंत्री, और इन्हें हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डाटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार एवं पेश किया गया? दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री है। तो दोस्तों ये जो स्टार्ट किया ना, ये IIT मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑनलाइन डिग्री, और IIT मद्रास 2021 से इस पाठ्यक्रम को लॉन्च कर देगा, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ठीक है, किसने तैयार किया पाठ्यक्रम? ये IIT मद्रास ने। और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक भारत रैंकिंग भी निकाली थी, जिसमें पहला जो स्थान मिला था वो IIT मद्रास को ही मिला था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम है BSc वाला, क्या होगा इसमें? तो ये उन छात्रों के लिए जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा के स्तर पर अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई के साथ साथ 12वीं कक्षा भी पास कर लियो और किसी भी संस्थान में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिला लियो। तो ये हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा निकाला गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री है, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है भारत के शिक्षा मंत्री की, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक की, वो हरिद्वार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली इंटरसिटी बस किस राज्य में शुरू हुई? UP PCL ARO 2020, SSC CGL 2020। तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों भारत की पहली इंटरसिटी बस किस राज्य में शुरू हुई है? ये स्टैटिक GK का नहीं दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में मार्च अप्रैल में ये करंट से बना है ये क्वेश्चन। भारत की पहली इंटरसिटी बस किस राज्य में शुरू हुई? तो दोस्तों ये शुरू हुई महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक? ये मुंबई से पुणे के बीच चली। इसके जो उद्घाटन करता है, किसने उद्घाटन किया? तो नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, इस बस का नाम क्या है? इस बस का नाम है शिवा, याद रखिएगा। और ये भारत की पहली इंटरसिटी बस है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है शिवा, और बेसिकली इसका उद्देश्य है डीजल चालित वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, या इसे कहते हैं NCRB के अध्ययन के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई? CPO 2020 में आया और दिल्ली पुलिस में भी ये आ चुका है। तो दोस्तों ये तस्करी सबसे ज़्यादा कहाँ देखी गई? तो दोस्तों ये जो देखी गई, ये देखी गई महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में, यानी कि मुंबई और कोलकाता में। दोनों की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, याद रखेगा। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की तस्करी देखी गई वो इन दो राजधानियों में देखी गई, मुंबई और कोलकाता में, याद रखेगा। ये किसके द्वारा है? ये NCRB के अनुसार आंकड़े हैं, याद रखेगा। अगर मैं लापता की बात करूं तो लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में पहले और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में, याद रखेगा। अगर मैं गुमशुदा बच्चों की डिटेल देखूं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आता है बंगाल में, याद रखेगा। लेकिन यहाँ महिलाएं तस्करी की बात करें तो सबसे ज़्यादा घटना मुंबई और कोलकाता में देखने को मिली, याद रखेगा। NCRB, जो कि इसे कहते हैं इंग्लिश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके करंटली एग्जीक्यूटिव कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है रामपाल पवार, आप देख सकते हैं, IPS हैं, और ये डायरेक्टर का पद संभाल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भारत में किस शहर में संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुआ ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन था, जो कि भारत में नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में संपन्न हुआ, याद रखेगा। किसने आयोजन करा? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आयोजन करा। सम्मेलन की थीम क्या थी, यानी कि विषय क्या था? तो दोस्तों वो था न्यायपालिका और बदलती दुनिया, याद रखेगा। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, याद रखेगा। और दोस्तों कोई मुझे बता सकता है भारत के
वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी सोने की खदान किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई में पूछा जा सकता है, आगामी एग्जाम होंगे उनमें भी ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जो भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट सोने की जो खदान है यानी कि गोल्ड माइन है, वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, ये जो स्थापित की जाएगी ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ की जाएगी? आंध्र प्रदेश में जोनागिरी क्षेत्र में की जाएगी, याद रखिएगा। कहाँ पर? जोनागिरी क्षेत्र में, जो कि कुर्नूल जिला में लगता है और राज्य लगता है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? तो ये जियो मिसोर सर्विसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में किस देश के रेलवे ने विद्युतीकरण क्षेत्र में हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर, आप देख सकते हैं फोटो में, यह है डबल स्टैक कंटेनर, यानी कि वह ट्रेन जिसके ऊपर एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रखा हो, तो इसे कहेंगे डबल स्टैक कंटेनर। ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ये किया भारतीय रेलवे ने, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई में पूछा जा चुका है, साथ के साथ रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी ये जरूर पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों, ये जो डबल स्टैक कंटेनर है, भारत की पहली जो ट्रेन है, ये कहाँ चली? तो दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? इसे गुजरात के पालनपुर और गुजरात के बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच चलाया गया, याद रखिएगा। पालनपुर और बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच चली, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कीर्तिमान बनाया है? तो दोस्तों, विद्युतीकरण क्षेत्र में हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट या OHE वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन किया है भारत ने, और भारत ने ये नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है रेलवे के अभी करंटली रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की। रैंकिंग में समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर किसे रखा? तो अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों किसे रखा, तो ये रखा IIT मद्रास को, याद रखेगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, समग्र रूप से अगर मैं सर्वोच्च संस्थान की बात करूं, ऑल ओवर रैंकिंग की मैं बात करूं, ऑल ओवर जो टॉप्ड किया वो IIT मद्रास ने किया, याद रखेगा। इसके बाद जो दूसरा नंबर आया वो IISc का आया, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसे कहता है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जो कि दूसरे स्थान पर रहा। अब मैं बात करूं इंजीनियर कॉलेज में प्रथम कौन आया, तो वो आया IIT मद्रास, याद रखेगा। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी की श्रेणी में यानी कि विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला, तो वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन श्रेणी में देखूं तो पहला किसे मिला, तो IIM जो कि अहमदाबाद में स्थित है, इसे पहली रैंकिंग मिली। अगर मैं चिकित्सा श्रेणी की देखूं तो प्रथम कौन रहा स्थान पर, तो दोस्तों वो रहा एम्स, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये प्रथम रहा। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो PDF में भी देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये IIT मद्रास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश बाघ या टाइगर के अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों, तस्करी टाइगर के अंगों की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो दोस्तों ये होती हैं भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, अभी रिपोर्ट आई थी वन्यजीव अपराध रिपोर्ट की 2020 की, तो कौन सा देश बाघ के अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो है भारत, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट कहाँ से पेश की गई, ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ से पेश की गई। किसने जारी करी? ये संयुक्त राष्ट्र का ड्रग एवं क्राइम कार्यालय के द्वारा या UNODC के द्वारा जारी किया गया, और सर्वोच्च रैंकिंग पे रहा भारत रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं भारत में टाइगर की बात करूं तो करंटली जो भारत में टाइगर है वो 2967 है, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भारत में टोटल कितने टाइगर हैं, तो 2967 टाइगर हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, जिसमें 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया? जेईई में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये किया मॉरिशस में, याद रखिएगा, मॉरिशस देश में। ठीक है, किसने उद्घाटन करा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से
मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो स्थित है ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। ये जो मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट स्थित है वो मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस में स्थित है, याद रखिएगा। करंटली मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CHSL में पूछा जा चुका है। तो ISA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर एलियंस, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो इसमें जो सदस्य बना है नया, तो वो बना है दोस्तों निकारागुआ, याद रखिएगा। तो अभी ये 87वां देश बन गया है ISA में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, याद रखिएगा। ISA का मुख्यालय स्थित है भारत में ही स्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, याद रखिएगा। करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है ISA के? तो वो है उपेंद्र त्रिपाठी, ये भी याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में किसे मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये जो घोषणा की गई ये ग्रेटा थनबर्ग को घोषणा की गई, याद रखेगा। ये कौन है दोस्तों? ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी पर्यावरणकारी हैं, याद रखिएगा। ये स्वीडन देश से संबंधित है। कहाँ से? स्वीडन देश से आती हैं, याद रखिएगा। और इन्हें 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं, ये एक बच्ची है और इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों शांति के क्षेत्र में भी नोबेल अवार्ड से भेजा गया था इनका नाम, लेकिन ये इन्हें मिला नहीं था, याद रखिएगा। तो दोस्तों हाल ही में इन्हें गुलबेकियन पुरस्कार, ठीक है, ये पहला है मानवता के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला पुरस्कार है ये जो लॉन्च हुआ 2020 में, इसका नाम है गुलबेकियन पुरस्कार और ये पहला अवार्ड मिला ग्रेटा थनबर्ग को, याद रखेगा। इसकी जो राशि है वो करीब 1 मिलियन यूरो है। क्यों दिया गया है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के प्रयासों के लिए ग्रेटा थनबर्ग को ये दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 का कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो का 30वां सदस्य बना? तो सबसे पहले मैं नाटो बता दूं, ठीक है। 30वां जो सदस्य बना वो बना उत्तरी मैसेडोनिया, याद रखिएगा। उत्तरी मैसेडोनिया ये दक्षिणी यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है और हाल ही में ये नाटो का 30वां सदस्य बन गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपने 2019 की करंट अफेयर पढ़ी हो तो आपको पता होगा मैसेडोनिया के नाम में भी परिवर्तन हुआ था करीब 12 जनवरी 2019 को, ठीक है। इसका जो नाम था वो उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रख लिया गया था। पहले इसका नाम मैसेडोनिया है और इसने 2019 को अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रख लिया था। करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा का विषय था 2019 में, याद रखेगा। अब बन गया 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का, याद रखेगा। नाटो के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। करंटली उत्तरी मैसेडोनिया के जुड़ जाने से अब इसमें मेंबर कंट्री हो गई हैं 30 कंट्री, याद रखेगा। करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? तो वो है जेम्स स्टोलटनबर्ग, याद रखेगा। इसका गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के किन 2 देशों को रूबेला मुक्त घोषित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया ये श्रीलंका और मालदीव दोनों को संयुक्त रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीलंका और मालदीव को रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मालदीव और श्रीलंका रूबेला मुक्त घोषित हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और सितंबर 2019 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा रूबेला मीजल्स के लिए उन्मूलन जो वर्ष है वो 2023 निर्धारित किया है, लेकिन हाल ही में 2020 में ही मालदीव और श्रीलंका इन दोनों को ये घोषित कर दिया गया रूबेला मुक्त, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों WHO ने देखा इन देशों में, दोनों देशों में, क्योंकि इनमें 2016 से 17 के बीच 3-4 साल तक कोई केस नहीं मिला, इसलिए इन दोनों को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया, याद रखेगा। WHO की मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है पूरा। फॉर्मेशन गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम, याद रखेगा। डिप्टी डायरेक्टर जनरल है भारत की हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था MS स्वामीनाथन
ने क्या उपलब्धि हासिल की थी, तो उनकी बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन, याद रखिएगा। करंटली डिप्टी डायरेक्टर जनरल है WHO में। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक और हैं जिनका नाम है जेन एलिसन, याद रखिएगा। ये हाल ही में 2020 में नई नियुक्त हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव WBTI द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व स्तन रुझान पहल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों वो है श्रीलंका, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे। जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनमें नंबर 1 देश कौन रहा, ठीक है, लैक्टेटिंग वुमेन में। तो दोस्तों इसे कहते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इंडेक्स है, तो ये श्रीलंका देश रहा, याद रखेगा। पहले स्थान पर श्रीलंका रहा, इसे 100 में से 91 अंक प्राप्त हुए थे। और तीसरे स्थान पर रहा क्यूबा और बांग्लादेश, याद रखेगा। और दोस्तों इसमें कलर दिए गए हैं WTI के द्वारा, एक रेड दिया, एक येलो दिया, एक ब्लू दिया, ग्रीन दिया, याद रखेगा। तो दोस्तों श्रीलंका को बेसिकली श्रीलंका जो है टॉप्ड कंट्री रहा इस रैंकिंग में। तो दोस्तों श्रीलंका को मिला ग्रीन, ठीक है। भारत का इसमें स्थान आया था 78वां। भारत को जो रंग मिला था वो पीले रंग का कोड मिला था, याद रखेगा, ठीक है। रेड बेसिकली जो सबसे बेकार प्रदर्शन करते हैं, सबसे बेकार प्रदर्शन वाले देश होते हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है। येलो जो होते हैं जो बेकार से कम करते हैं उन्हें येलो, और जो अच्छा करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं, उन्हें ब्लू, और जो ग्रीन होते हैं जो सर्वोच्च अच्छा प्रदर्शन करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए G77 समूह का अध्यक्ष किस देश को चुना गया, ग्रुप 77। तो दोस्तों ये जो चुना गया गुआना देश को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुआना देश को वर्ष 2020 में G77 का अध्यक्ष चुना गया, याद रखिएगा। और जो गुआना है वो 2020 से पहले 1999 में अध्यक्षता कर चुका था, ठीक है। G77 एक संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का संगठन है, याद रखेगा। करंटली इसमें जो देश हैं वो 135 देश हैं। इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1964 को जिनेवा में 77 देशों द्वारा संयुक्त रूप से हुई। वर्ष 2019 में इस समूह की अध्यक्षता यानी कि पिछले साल फिलिस्तीन ने की थी, अब 2020 में ये गुआना ने की है, याद रखेगा। और भारत ने कब अध्यक्षता की इस समूह की, तो 1970-71 के बीच और 79 और 80 के बीच ये अध्यक्षता की थी भारत ने, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर करंट अफेयर में पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। भाग 12 था, भाग 1 से 11 अगर आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लीजिए, ऊपर आई बटन दे रखा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।